हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जावा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है जावा क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक जावा की बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन कहती है कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which introduced the concept of client-side programming but is now renowned for server-side programming. Its main features are platform independency and security. अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो इस डेफिनेशन में कुछ टेक्निकल टर्म है। सबसे पहले देखते हैं कितनी टेक्निकल टर्म है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी एंड सिक्योरिटी। ये 5 टेक्निकल टर्म समझे बिना हम जावा को नहीं समझ सकते। इसमें सबसे जो नोन टर्म है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आप सभी लोग ने ये टर्म सुनी होगी। अब मैं यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं, सुनी होगी। मैंने ये नहीं कहा कि आप इसे समझते होंगे। आप सब लोग इस टर्म को जानते हैं, बहुत कम लोग इस टर्म को सही से समझते होंगे। तो मैं सबसे पहले आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ही आपसे बात करूंगा। फिर आने वाले वीडियोस में हम क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग क्या है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या है, सिक्योरिटी क्या है और जावा के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्यों हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर आगे वाले वीडियोस भी देखते रहिएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझने के लिए पहले हमें ओरिएंटेड वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर आप किसी भी अच्छी डिक्शनरी में देखें तो ओरिएंटेड वर्ड के आपको बहुत सारे मीनिंग मिलेंगे। कॉमन कुछ मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। एक मीनिंग होगा पर्सपेक्टिव और वे ऑफ थिंकिंग, दूसरा मीनिंग होगा इंक्लिनेशन। तो यहां पर पर्सपेक्टिव और वे ऑफ थिंकिंग में हम इंटरेस्टेड हैं। कुछ एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान के चलते हैं कोई पर्सन है एक्स जो हमेशा पैसे के बारे में सोचता है। आप उससे कोई भी बात करें, वो उसमें पैसा अगर निकाल ले तो आप उसे कहेंगे मनी ओरिएंटेड। सेम वे में एक आदमी को अपना गोल पता है, आप उसे रोजाना भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं चल यार एक मूवी देखने चलना है, कभी कहते हैं मॉल चलना है, वो आपसे कहता है नहीं मुझे तो ये मेरा ये काम है, तो उसे आप कहेंगे वो गोल ओरिएंटेड है। तो मनी ओरिएंटेड का मतलब हुआ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, गोल ओरिएंटेड का मतलब हुआ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ गोल। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हुआ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वास्तव में ये जो टर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये आई है एक दूसरी टर्म से जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ये एक पैराडाइम है। पैराडाइम का मतलब होता है एक मेंटल मॉडल, एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर आप चीजों को रह के सोचते हैं। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो 2 मेंटल मॉडल या 2 पैराडाइम के ऊपर बनी हुई है। सो वो पैराडाइम है लैंग्वेजेस पैराडाइम हम कह सकते हैं। पहला पैराडाइम जो था वो था टास्क ओरिएंटेड, दूसरा पैराडाइम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? टास्क ओरिएंटेड पैराडाइम कहता है कि किसी भी प्रॉब्लम में आपका जो फोकस है वो टास्क पे होना चाहिए, काम पे होना चाहिए। मींस अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं तो आप उसमें ये ढूंढो कि इसमें क्या करना है। सो यहां पर फोकस इज ऑन टास्क। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है ये आपसे कहता है टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है, टास्क पे फोकस मत करो, करने वाले पे फोकस करो। जो करने वाला है, जो एक्टर है, जो पार्टिसिपेंट है, उसे हमने नाम दिया है ऑब्जेक्ट। सो फोकस is on object। ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है इन 2 पैराडाइम्स में। अब आप सोच रहे होंगे इससे फर्क क्या पड़ता है कि अगर हम काम पे फोकस करें या करने वाले पे फोकस करें। बहुत फर्क पड़ता है।
बेसिक डिफरेंस समझते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में काम ज्यादा होंगे या करने वाले ज्यादा होंगे, थोड़ा सा सोचिए एंड देन वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। थोड़ा सा सोचिए एंड देन बताइए, काम ज्यादा होंगे या करने वाले ज्यादा होंगे। अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो किसी भी प्रॉब्लम में हमेशा काम ज्यादा होते हैं, करने वाले कम होते हैं। अगर करने वाला भी एक भी है तो भी वो हजारों काम कर सकता है। तो अगर मैं करने वाले पे फोकस करता हूं तो एक चीज पे फोकस करना होगा, अगर काम पे फोकस करता हूं तो हजारों चीज पे फोकस करना होगा। ये जो मॉडल बनाया गया है, ये एज ए प्रोग्रामर हमारा काम आसान करने के लिए बनाया गया है कि हम प्रॉब्लम को कैसे आसानी से समझ सकते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो बाय नेचर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। रियल लाइफ में हम कभी काम पे फोकस नहीं करते, हम हमेशा करने वाले पे फोकस करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से ये चीज समझाता हूँ। अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो क्या लगता है आपको, आप मूवी की स्टोरी सीन बाय सीन याद रखते हैं या आप मूवी में कैरेक्टर्स ढूंढते हैं, हीरो, हीरोइन, विलेन? 99% लोग, या कहना चाहिए 100% लोग किसी भी मूवी को कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द याद रखते हैं, यानी कि वो उसमें ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। वी आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो ये जो मॉडल है ये यही कहता है कि रियल लाइफ में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में भी हमें उसी तरह से काम करना चाहिए। मींस हमें ऑब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, करने वाले पे फोकस करना चाहिए, काम पे फोकस नहीं करना चाहिए, उससे हमारे एफर्ट कम लगेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो मॉडल है ये एक सोच के ऊपर बेस्ड है। उस सोच को नाम दिया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, और शॉर्ट में हम कह सकते हैं OOPS। ये एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जिसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो एक एक करके वो फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ लेते हैं। पहला प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट, दूसरा प्रिंसिपल है क्लासिफिकेशन, तीसरा प्रिंसिपल है जनरलाइजेशन, फोर्थ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फिफ्थ डेटा एनकैप्सुलेशन। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इस मॉडल को फॉलो करती है उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब है जावा में आपको ये 5 चीजें मिलेंगी। अगर हम कह रहे हैं कि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसका मतलब भी यही है कि C++ में भी आपको ये 5 कॉन्सेप्ट मिलेंगे, लेकिन इनकी इंप्लीमेंटेशन डिफर कर सकती है। C++, Java, Python, they all are object oriented, but they do not implement these concepts in the same way. Means they differ in their implementation. So हमारा फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। तो एक बार पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास 2 पर्सपेक्टिव हैं समझने के। एक पर्सपेक्टिव है कॉन्सेप्ट, दूसरा पर्सपेक्टिव है इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कॉन्सेप्ट और इंप्लीमेंटेशन में इनवर्स रिलेशन होता है। मींस अगर कॉन्सेप्ट ए से स्टार्ट होता है तो इंप्लीमेंटेशन जेड से स्टार्ट होती है, वाइस वर्सा। अब ये समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कुछ सुना होगा। तो मैं एक ऑब्जेक्ट की यहां पर डेफिनेशन लिख के आपको बताता हूं। यहां पर मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, सुनी होगी और आप इसे सही भी मानते होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये डेफिनेशन गलत है तो आप लोगों के कान खड़े हो जाएंगे।
जाएंगे, आप लोग सोचेंगे क्या पागल आदमी बात कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि किस पर्सपेक्टिव से ये डेफिनेशन गलत है। अगर हम इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ से पता चलता है ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, मींस ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, मींस क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो जो हमारा मॉडल है उसका नाम होना चाहिए क्लास ओरिएंटेड, जबकि मॉडल का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो इंप्लीमेंटेशन वाइज ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। ये मैं अभी धीरे धीरे आपको प्रूव करूंगा। कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लास का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है, इंप्लीमेंटेशन में क्लास के ऊपर ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आपने ये डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद अगर आपने जावा में प्रोग्रामिंग की हो तो आपने एक क्लास डिफाइन की होगी, देन ऑब्जेक्ट बनाया होगा। तो जैसा आपने पढ़ा वैसा आपने किया तो आपको लगा बिल्कुल सही है। लेकिन कंसेप्चुअली अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक ही चीज को मैंने दो अलग अलग तरीके से यहां डिफाइन किया है। अगर मैं इंप्लीमेंटेशन को ध्यान में रख के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूं तो ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस है। अगर मैं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के बात करूं तो उसमें क्लास वर्ड कहीं नहीं आता है। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी व्हिच हैज वेल डिफाइंड एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। इट कैन बी अ फिजिकल थिंग एज वेल एज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। मींस कंसेप्चुअली ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, या तो फिजिकली या फिर कंसेप्चुअली। उसके अपने कुछ वेल डिफाइंड एट्रीब्यूट होते हैं और उसका अपना कुछ बिहेवियर होता है। अगर मैं फिजिकल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लूं तो मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, आप भी एक ऑब्जेक्ट हैं। अभी मैं यहां पर एक ट्रेनर हूं, आप एज ए स्टूडेंट इसे देख रहे हैं। स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, टीचर एक ऑब्जेक्ट है। जब मैंने बात की स्टूडेंट एंड टीचर तो एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया। मान के चलते हैं आप ड्यूकेट में आते हैं पढ़ने के लिए, तो हमें आपकी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी एज ए स्टूडेंट। आपका नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, अगर आप कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, बैच क्या है। सो ये कॉन्टेक्स्ट है। तो वेल डिफाइंड एट्रीब्यूट का मतलब है हमने कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया कि हम एज ए स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के पर्सपेक्टिव से हम आपको देख रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव में आपकी क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। अब इसके अलावा भी आपके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। आपकी हाइट है, वेट है, कंप्लेक्शन है, उससे हमें आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप कल का आर्मी के रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो वहाँ आपकी हाइट, आपका वेट, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। कॉन्टेक्स्ट बदला, एट्रीब्यूट बदला। बात समझ आती है? सेम वे में बिहेवियर की बात करते हैं। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो काम आप कर सकते हैं वो आपका उस कॉन्टेक्स्ट में बिहेवियर होता है। जैसे अगर एज ए स्टूडेंट हम आपकी बात करें तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये आपका बिहेवियर है। इसके अलावा आप दिन में क्या करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिस्टम को कोई मतलब नहीं है। उस सिस्टम के अंदर आपका एक बिहेवियर डिफाइन किया गया है। तो
ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन बताई जिससे क्लास का कोई लेना देना नहीं है। अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि ये दो डेफिनेशन आपस में कैसे रिलेटेड हैं। एक कॉन्सेप्ट के नजरिए से चीजों को देखती है, एक इम्प्लीमेंटेशन के नजरिए से देखती है। तो इसे मैं पहले, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कॉन्सेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन क्या बता रहा है बार बार, तो पहले थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। अब ऐसे देखिएगा, अगर मैं किसी से ये पूछूं कि भाई इसका कलर क्या है, तो वो क्या बताएगा? येलो। अब जो इस साइड में होगा, अब मैं इस साइड से करके बताता हूं। इस साइड से अगर कोई देखेगा तो वो इसका कलर क्या बताएगा? ब्लैक। अब दो अलग अलग साइड से लोग एक ही चीज के कलर के दो अलग अलग आंसर दे रहे हैं और दोनों सही है। इसे आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट का पर्सपेक्टिव है, ये इम्प्लीमेंटेशन का पर्सपेक्टिव है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन के नजरिए से इसे देख रहा है उसका आंसर अलग है, जो कॉन्सेप्ट के नजरिए से इसे देख रहा है उसका आंसर अलग है। समझ आती बात? आगे मैं पूरा क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमें पहले ये देखना है कि इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या फायदा होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया ताकि आप प्रॉब्लम्स को आसानी से समझ सकें, दूसरे को समझा सकें। आपको किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए उसमें सिर्फ पार्टिसिपेंट ढूंढने हैं, एक्टर्स ढूंढने हैं, और वो एक्टर्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे, तो किसी भी प्रॉब्लम को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। क्लासिफिकेशन। मैंने कॉन्सेप्ट में लिखा था क्लास। सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग क्लासेस। सो यहां पर मैं एक बार इसे डिफाइन कर देता हूं। ये मैंने छोटा सा लिखा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स जिनके एट्रीब्यूट और बिहेवियर कॉमन होते हैं उन्हें हम लॉजिकल यूनिट्स में ग्रुप कर लेते हैं और उन लॉजिकल यूनिट्स को नाम दिया जाता है क्लासेस। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इससे ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान के चलते हैं आप किसी बैंक के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब बैंक में आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया जो था अकाउंट होल्डर या कस्टमर। अब बैंक में एक अकाउंट होल्डर होगा या हजारों लाखों अकाउंट होल्डर होंगे? हजारों लाखों होंगे। हर रोज नए कस्टमर आएंगे, नए अकाउंट होल्डर आएंगे। एज ए प्रोग्रामर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर डिफाइन करना। अब ये चीज आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है आप इंडिविजुअली हर एक कस्टमर के लिए एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर डिफाइन करें, जो कि एक अनएंडिंग प्रोसेस होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। मान लेते हैं एक दिन में 10 कस्टमर आते हैं, तो आपने 10 लोगों के एट्रीब्यूट और बिहेवियर डिफाइन किए। आज काम खत्म किया, कल फिर 10 लोग आ गए, फिर आप डिफाइन करेंगे, कभी खत्म नहीं होगा आपका काम। ये सही तरीका नहीं है काम करने का। अगर हम ध्यान से देखें तो सारे कस्टमर एक जैसा ही काम करते हैं, एक जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें उनकी, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार उनके एट्रीब्यूट और बिहेवियर डिफाइन करके रख सकते हैं ग्रुप लेवल पे, एंड देन जो भी कस्टमर आए उसी ग्रुप के साथ उसे एसोसिएट कर सकते हैं। इसी ग्रुपिंग को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इससे ऑब्जेक्ट को मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट की एडवांटेज हुई, ये आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है? तो ये सॉल्व करता है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट।
एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट, जिसने प्रॉब्लम को समझना आसान किया, दूसरे को समझाना आसान किया। दूसरा कॉन्सेप्ट है क्लास, जिसने ऑब्जेक्ट को मैनेज करना आसान किया। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हो गए। अब तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जर्नलाइजेशन। एज ए ह्यूमन बीइंग, जर्नलाइजेशन हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसने हमारे लिए चीजों को समझना बहुत आसान बनाया हुआ है। अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो इस तरह से हम जर्नलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। जर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब दिक्कत ये है कि इसे समझने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्शन समझना पड़ेगा। जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बेसिक प्रिंसिपल्स लिख रहा था, उस समय आप सोच रहे होंगे इसने एब्स्ट्रैक्शन नहीं लिखा। तो वह कारण था कि मुझे पता था कि एब्स्ट्रैक्शन हम जर्नलाइजेशन में कवर करेंगे, इसलिए मैंने वहां पर नहीं लिखा था। एब्स्ट्रैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का। इसे हम एज ए वर्ब और एज ए नाउन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। एज ए वर्ब एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है चीजों का सार निकाल लेना, काम की चीज ले लेना, बेकार की चीज छोड़ देना। एज ए नाउन इसका मतलब होता है सार, संक्षेप, समरी। तो यहां पर हमने बताया है कि जर्नलाइजेशन एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस है। मींस जर्नलाइजेशन में हम सार निकालते हैं। किसका वो नहीं बताया गया यहाँ पे, क्यों वो भी नहीं बताया गया। मींस ये डेफिनेशन अभी इनकम्प्लीट है। इसे कंप्लीट करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तीन कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा जर्नलाइजेशन। तीनों कॉन्सेप्ट आएंगे। आपको कहानी ध्यान से सुननी है और इसके बाद वीडियो को पॉज करना है एंड देन मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उनके आंसर आपको देने हैं एंड देन फिर वीडियो रिज्यूम करके देखना है क्या आपके आंसर मेरे आंसर से मैच करते हैं। अगर मैच करते हैं तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अगर नहीं मैच करते हैं, एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा देखिए, फिर सोचिए कि ये आदमी क्या कह रहा है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मान के चलते हैं कोई एक छोटा बच्चा है, कोई भी नाम ले लेते हैं। लेट्स से सोनू है, आपके घर में है, आपका क्लोज फ्रेंड है। एज कुछ भी मान सकते हैं, 2 साल 4 साल। बच्चा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझता। इस कहानी का पर्पस है आपको ये बताना कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है बाय बर्थ बाय नेचर, और ये जो तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए ये हम बचपन से फॉलो करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं एक दिन आप सोनू को लेके किसी पार्क में गए। पार्क में सोनू ने एक बच्चे को रेड कलर की साइकिल चलाते हुए देखा। अज्यूम करते हैं इससे पहले उसने कभी साइकिल नहीं देखी थी। तो जब सोनू ने साइकिल देखी तो एक इमेज कैप्चर की उसकी आंखों ने एंड देन वो इमेज उसे स्टोर करनी थी अपनी मेमोरी में। प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हम इमेजेस की टर्म्स में नहीं सोचते, हम सोचने के लिए हमें वर्ड चाहिए होते हैं। लेकिन सोनू ने सिर्फ साइकिल देखी, वर्ड उसे कोई नहीं मिला। तो सोनू के ब्रेन ने उसे उकसाया और उसने आपसे सवाल पूछा ये क्या है। आपने उसे बताया बेटा ये एक साइकिल है। इमेज उसके पास थी, वर्ड आपने दिया, मैपिंग हो गई, अब उसने वो चीज स्टोर कर ली। यहां पर जो साइकिल है वो एक ऑब्जेक्ट है। ये मैं आपको पहला हिंट दे दे, ठीक है। जो भी हम कोई चीज पहली बार सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए रिपीटिशन जरूरी होता है। तो कहानी में मैं एक रिपीटेशन ऐड करता हूँ।
मान के चलते हैं 10 मिनट बाद साइकिल वाला बच्चा दोबारा से साइकिल चला के आया। सोनू ने फिर देखा, इस बार कुछ रिवर्स प्रोसेस होगा। इमेज कैप्चर की, मेमोरी में स्कैन हुआ, इमेज मिली, उसके साथ एक वर्ड भी था। सोनू एक्साइटमेंट में आपको बताएगा देखो साइकिल। उसने एक चीज को पहचानना शुरू कर दिया, एक चीज की मैपिंग कंप्लीट हो गई है। आप सोनू को लेके घर आए, समय के साथ साथ आपने सोनू के बिहेवियर में चेंज देखा। मैंने आपको स्टार्टिंग में डिटेल बताई। सोनू ने रेड कलर की छोटी साइकिल देखी थी। एक दिन एक आदमी नॉर्मल रेगुलर ब्लैक कलर की एटलस साइकिल लेके जा रहा था। सोनू ने देखा और कहा साइकिल। नेक्स्ट डे एक आदमी सीधे हैंडल वाली कोई साइकिल लेके जा रहा था। सोनू ने देखा और कहा साइकिल। एक दिन अखबार में कोई साइकिल का कार्टून बना हुआ था। सोनू ने देखा और कहा साइकिल। मीन्स सोनू किसी भी शेप में, किसी भी साइज में, किसी भी कलर में साइकिल देखता है और उसे पहचान लेता है। अब यहां आपको सोचना है, सोनू के पास अलग अलग कलर में, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में साइकिल्स की इमेजेस आ रही हैं। उसका ब्रेन दो काम कर सकता है। पहला, वो पर साइकिल एक इमेज स्टोर करे। दूसरा, वो एक इमेज से सारी साइकिल को पहचान ले। अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है तो आपको पता चलेगा कि हमारे ब्रेन में ऑब्जेक्ट का जो हमने उसे कॉन्सेप्ट दिया था, साइकिल एक ऑब्जेक्ट थी, उसने उसे क्लास के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर लिया। उसने एक इमेज से सारी साइकिल को पहचानना शुरू कर दिया। देखिए कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। 1000 साइकिल देखिए या 1 लाख साइकिल देखिए या 1 करोड़ साइकिल देखिए, दिमाग में इमेज एक ही रहेगी। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्ट बता दिया, क्लास बता दिया। अब मान के चलते हैं एक दिन सोनू का बाहर गया, बाहर उसने मोपेड देखी। मोपेड देखी मीन्स एक इमेज कैप्चर की। पहले से उसके पास एक इमेज थी साइकिल की। इमेज मैच होगी, सोनू के पास वर्ड है साइकिल। डिफरेंस उसे लगेगा, उसे पता ही ये साइकिल नहीं है, लेकिन साइकिल जैसी चीज है तो उसी वर्ड को लेके वो डिस्क्राइब करेगा। लेट्स से एक्साइटमेंट में सोनू आपके पास आया और आके बोला आज मैंने बहुत मोटी साइकिल देखी है। गारंटी है अगर आपको कोई बोले कि उसने मोटी साइकिल देखी है तो आप भी क्यूरियस हो जाएंगे। आपने कहा दिखा, मुझे भी कहा मोटी साइकिल है। उसने आपको दिखाया, अपने कहा पागल ये मोटी साइकिल नहीं है, इसे मोपेड बोलते हैं। डिफरेंस लग रहा था सोनू, वर्ड उसके पास नहीं था। वर्ड आपने दिया मोपेड, 2 मैपिंग उसकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद जब भी आगे उसने कभी साइकिल देखी, साइकिल कहा, मोपेड देखी, मोपेड कहा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन सोनू फिर बाहर गया, इस बार उसने एक बाइक देखी, एक नई इमेज कैप्चर की। 2 इमेज उसके पास पहले से हैं, मीन्स 2 मैपिंग पहले से हो रखी है, 2 चीजों को वो पहचानता है। जो नई इमेज है वो मोपेड की इमेज के ज्यादा करीब होगी, मोपेड जैसी नहीं होगी, ये बात सोनू जानता है। लेकिन वर्ड उसके पास अभी भी मोपेड है, तो फिर आपके पास जाएगा। इस बार आपके उसने कहा आज मैंने एक बहुत बड़ी मोपेड देखी है। आपने फिर उसे करेक्ट किया, आपने कहा बेटा ये बड़ी मोपेड नहीं है, इसे बाइक बोलते हैं। एक और मैपिंग कंप्लीट हुई। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान के चलते हैं हमारी कहानी के स्टार्टिंग में सोनू 4 साल का था। 15 साल बाद कहानी को लेकर जाते हैं, 19 साल का हो गया सोनू। एक दिन आप उसे मार्केट लेके गए बाइक पे। मार्केट में जाके पार्किंग में आपने बाइक खड़ी की। पार्किंग में सोनू ने देखा वहां पर लिखा हुआ था 2 व्हीलर पार्किंग, लेकिन वहां पर साइकिल, स्कूटर, मोपेड, बाइक सारी चीजें खड़ी हुई थी। अब सोनू का जो ब्रेन है वो इवॉल्व हो चुका है। उसे समझ में आ गया ये सब क्या चल रहा है। उसे समझ में आ गया कि पार्किंग वाले ने अलग अलग साइकिल, स्कूटर, मोपेड पार्किंग क्यों नहीं लिखा हुआ है, 2 व्हीलर पार्किंग क्यों लिखा हुआ है। अब यहाँ वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अगर आपने सोच लिया है तो आगे की बात करते हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्ट बता दिया था, साइकिल एक ऑब्जेक्ट था। पहले कहानी में अगर आप ध्यान से देखें तो पहले एक ऑब्जेक्ट आया। प्रॉब्लम को पहले समझते हैं एंड देन सॉल्यूशन को समझेंगे। पहले रेड कलर की छोटी साइकिल थी, फिर ब्लैक कलर की साइकिल आई, फिर सीधे हैंडल वाली साइकिल आई, फिर साइकिल का कार्टून आया। मीन्स अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में साइकिल्स आ रही हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे ब्रेन ने
अलग अलग ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट बनाया, एक इमेज से सबको पहचानना शुरू कर दिया। एक प्रॉब्लम आई, एक सॉल्यूशन हमें मिला, लेकिन जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ते हैं नई नई क्लासेस आती चली जाती है। पहले एक क्लास थी केवल साइकिल, फिर दूसरी क्लास आई मोपेड, फिर तीसरी क्लास आई बाइक, फिर फोर्थ क्लास आई स्कूटर। कहानी को हमने जानबूझ के पार्किंग पे खत्म किया है। अब जिसने पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, उसके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है वो पर क्लास लोगों को बताए, वो बोर्ड बनाए, साइकिल पार्किंग, स्कूटर पार्किंग, मोपेड पार्किंग, इनएफिशिएंट तरीका है। दूसरा तरीका है वो उन सारी क्लासेस की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को ले, एब्स्ट्रैक्ट करे और उसे कोई नाम दे दे। वो नाम दिया उसने टू व्हीलर। ये है जर्नलाइजेशन। क्लासेस की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेना एंड उन्हें कोई एक नाम दे देना, ताकि हम एक नाम से उन सारी चीजों को मैनेज कर सकें। इस कॉन्सेप्ट से क्लासेस का मैनेजमेंट आसान हो जाता है। तो आज मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए अभी तक। पहला ऑब्जेक्ट, जिसने आपको प्रॉब्लम को समझना आसान किया। दूसरा क्लासिफिकेशन, जिसने ऑब्जेक्ट को मैनेज करना आसान किया। तीसरा जनरलाइजेशन, जिसने क्लासेस को मैनेज करना आसान किया। ठीक है, तो आज यही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। थैंक यू वेरी मच।